नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब सौतेले बेटे बेटी ने बूढ़ी माँ को धक्के मारकर घर से निकाला तो बूढ़ी माँ ने कर दिया ऐसा काम कि चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपनी बहू कहने की? तूने अपने आप को समझ कर रखा है? अच्छा, ये तो बता तू कहाँ की महारानी है जो मुझे संस्कारों की बात सिखा रही है? जा जा, मैंने बहुत देखी है तेरे से भिखारिन। औकात तो 2 कौड़ी की है नहीं और चली आई ज्ञान बांटने। कहती हुई बहू सीमा अपनी बीमार सासू माँ का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने घर के पीछे बनी झोपड़ी नुमा एक कमरे में ले जाकर उन्हें पटकते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी रमा जी रोती बिलखती रही कि उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है और बुखार के कारण उनसे चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन सीमा ने उनकी एक ना सुनी। तब रमा जी धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को मजबूत करके हिम्मत बांधकर खड़ी हुई और अपनी टूटी हुई रस्सी की खाट में जाकर सो गई। उनकी खटिया के पास ही एक टेबल रखा हुआ था जिस पर एक पैकेट बिस्किट का रखा था। उन्होंने बिस्किट को खाने के लिए हाथ में उठाया तो देखा उसमें चींटियां लग गई थी। मरती क्या ना करती, बेचारी रमा जी ने उन चींटियों को बिस्किट से हटाया और वही लोटे में रखे पानी में डुबो डुबो कर खाने लगी। वह 2-4 बिस्किट भी आज उन्हें किसी 56 भोग से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने उन बिस्किटों को खाया और लोटे में रखे पूरे पानी को एक साथ पी गई। तब उनकी जान में जान आई। रमा जी ने बुखार के कारण 3 टाइम तक कुछ भी नहीं खाया था और वह अपनी बहू से ये कहने गई थी कि बहू, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चल, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अगर तूने मुझ बुढ़िया की सेवा की तो तुझे भगवान बहुत कुछ देगा बेटा। बस रमा जी ने इतना ही कहा था कि सीमा का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने उन्हें खूब खरी कोटी सुनाई, यहाँ तक कि उन्हें भिखारी तक कह डाला था। दरअसल रमा जी बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, लेकिन उनके घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि उनके माँ बाप उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाते लिखाते। क्योंकि रमा जी की और 4 बहनें भी थी, भाई एक भी नहीं था। इसलिए रमा जी की दादी उनसे वैसे भी चिढ़ती रहती थी। रमा जी अपने बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए 10वीं की परीक्षा देने के बाद ही उनकी शादी मोहन जी से कर दी गई, जिनके 2 बच्चे पहले से ही थे। बड़ा बेटा मोनू और छोटी बेटी सोनी थी। मोहन जी की पहली पत्नी की किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए मोहन जी को आनंद फानंद में शादी करनी पड़ी। मोहन जी अपने जमाने के माल गुजार परिवार से संबंध रखते थे और वह प्रशासनिक अधिकारी भी थे। उनका इतना रौब था कि उनके घर, गांव, मोहल्ले, यहाँ तक कि उनके ऑफिस के लोग भी उनसे थर थर कांपते थे। रमा जी की पढ़ाई की तरफ बहुत रुचि थी। रमा जी जब अपनी ननद को पढ़ाई करते देखती तो उनका भी बहुत मन होता था पढ़ाई करने का, लेकिन वह संकोच बस किसी से कुछ भी नहीं कह पाती थी। मोहन जी रमा जी के हाव भाव से समझ रहे थे कि वह क्या चाहती है, लेकिन घर की जिम्मेदारी और बच्चों का पालन पोषण सब रमा जी के कंधों पर ही था, इसलिए उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मोहन जी रमा जी को हमेशा खुश रखने की नई नई तरकीब सोचते रहते थे ताकि उनका मन लगा रहे। रमा जी को भी वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी हालत से समझौता करके उसी को अपनी नियति मानकर खुश रहने लगी थी और मोहन जी के दोनों बच्चों को
अपनी सगी औलाद समझकर पालने पोसने में पूरा समय बिताने लगी और हमेशा उन्हें अपने सीने से लगाकर ही रखती। पर सौतेली माँ कितनी भी कर ले, लेकिन वह थी सौतेली है। ये बात रमा जी की ननद और आस पड़ोस के लोगों ने मोनू और सोनी के दिमाग में बैठा दिया था। इसलिए वह दोनों भाई बहन रमा जी से नफरत करने लगे थे। रमा जी के पति मोहन जी समझ रहे थे कि रमा जी बहुत अच्छी माँ है, तभी तो उन्होंने अपना बच्चा पैदा नहीं किया ताकि उनका प्यार बट ना जाए। लेकिन वह अपने बच्चों को समझा समझाकर थक गए थे, लेकिन उनके बच्चे मानने को तैयार ही नहीं थे, जिसका अफसोस मोहन जी को हमेशा रहता था, जिसके कारण वह उदास और बीमार रहने लगे और अधिक चिंता के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर परलोक सिधार गए। अब दोनों बच्चों की जवाबदारी रमा जी के कंधों पर आ गई। उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश मजदूरी करके की, क्योंकि मोहन जी की मृत्यु के बाद ही उनके भाई बहनों ने सारा धन संपत्ति हड़प ली और रमा जी को दोनों बच्चों के साथ खाली हाथ धक्के मारकर घर से बाहर बांझ और मनहूस कहकर निकाल दिया और ये भी कहकर इल्जाम लगाया कि मनहूस हमारे भाई को खा गई। रमा जी थोड़ी पढ़ी लिखी तो थी, इसने दौड़ भाग करके पेंशन चालू तो करवा ली, लेकिन पेंशन से उन्हें इतने रुपए नहीं मिलते थे कि उनका और उनके बच्चों का खर्च बहुत आसानी से चल सके, क्योंकि उनके बच्चों के खर्चे भी राजा महाराजाओं जैसे थे। जरा सा कुछ कम हुआ कि सौतेली माँ के ताने सुना डालते थे। लेकिन रमा जी ने बड़े ही शिद्दत के साथ उन दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की। रमा जी का प्यार और समर्पण को देखकर मोहन जी ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि वह लोग जिस घर में रह रहे थे उस घर को पहले ही खरीद कर रमा जी के नाम कर दिया था, जिसकी भनक दोनों बच्चों को नहीं थी, और एक एफडी भी करवा दी थी, जिसे उन्होंने अपने नौकर काका के पास सुरक्षित रखवा दिया था। अब मोनू और सोनी माँ से लड़ते झगड़ते बड़े होने लगे और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने अपने अपने पसंद से शादी करने का निर्णय कर लिया। दोनों ने रमा जी को सिर्फ ये कहा कि माँ, हम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, आप निश्चित समय में कोर्ट में आशीर्वाद देने आ जाना। रमा जी को उनके निर्णय से धक्का तो लगा, लेकिन उन्होंने उनकी खुशी में ही अपनी खुशी समझकर उन्हें कुछ भी नहीं कहा और सही समय में कोर्ट में पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद देकर खुशी खुशी मोनू की पत्नी सीमा को अपने घर की बहू बनाकर घर ले आई और बेटी सोनी को दामाद सोहन के साथ शादी करके उसके घर के लिए विदा कर दिया। इस प्रकार रमा जी ने अपने कर्तव्य पूरे किए। सीमा ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा, वह समझ गई कि रमा जी का तो कोई है ही नहीं। मोनू की तो सौतेली माँ है, और उससे भी अच्छी बात सीमा के लिए ये थी कि मोनू रमा जी से चिढ़ता रहता था। वह उनसे कभी सीधे मुंह बात तक भी नहीं करता था, इसलिए उसने उसका फायदा उठाना शुरू किया, क्योंकि सीमा अमीर बाप की इकलौती संतान और नकचढ़ी लड़की थी। उसे थोड़ी सी भी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था। रमा जी का साधारण सा पहनावा, साधारण सा रहन सहन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा मोनू से कहती रहती कि चलो हम अपने पापा के पास जाकर रहेंगे, मेरे पापा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। लेकिन मोनू को लगता कि अगर वह अपने ससुराल चला जाएगा तो माँ अकेली रह जाएंगी और माँ के अकेलेपन का फायदा कहीं सोनी ना उठा ले, इसलिए वह उस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनका घर भले ही छोटा सा था, लेकिन बाजार के बीचों बीच था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इसलिए वह उस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था।
और उसे मालूम था कि सीमा के पापा के पास जितनी भी संपत्ति है वह एक न एक दिन उसी की होने वाली है, इसलिए वह निश्चित था। वह अपने घर को किसी भी हाल में अपने नाम पर करके रमाजी को धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहता था। पिता के पेंशन का पैसा तो वहां पहले से ही अपने हाथों पे निकाल कर लाता था, और अगर रमाजी कभी गलती से भी कुछ रुपए मांग लेती तो दोनों पति पत्नी उन पर भड़क जाते और इतनी खरी कोटी सुनाते कि बेचारी रमाजी दोबारा कभी पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक दिन मोरू ने कुछ कागज लेकर आया और रमाजी से कहा, माँ, ये कागज पिताजी के ऑफिस से आए हैं। इनमें ये लिखा है कि मोहन जी की पेंशन के पैसे वास्तव में उनके परिवार वालों को ही मिल रहे हैं या कहीं गलत लोगों के हाथों में तो रुपए नहीं जा रहे हैं। मोहन जी की नामिनी जो नाम लिखा है वह जिंदा है या नहीं, उनके जीवित होने के प्रूफ के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। माँ, आप इनमें अपने साइन कर दो, वरना अगले महीने से आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। उसके नीचे उसने प्रॉपर्टी के पेपर भी रख दिए थे। इस पर साइन होते ही वह घर मोनू का हो जाता। लेकिन रमाजी ठहरी सीधी सादी। उन्होंने अपने बेटे पर विश्वास करके जहां जहां उसने कहा वहां वहां साइन कर दी। अब तो दूसरे ही दिन से सीमा और मोनू के तेवर ही बदल गए। रोज सीमा सुबह उठकर कम से कम चाय बनाकर सबको देती थी, बाकी के सारे काम रमाजी करती। तो वह किचन में जाकर सब्जी फ्राई करके चली जाती थी, फिर चावल बनाना और सब्जी पूरी पकते तक देखते रहना, बर्तन साफ करना, किचन की सफाई, घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, सारे काम रमाजी करती थी। लेकिन अब तो सीमा चाय बनाकर भी नहीं देती थी। तो रमाजी ने सोचा, क्यों ना मैं ही बनाकर पिला देती हूँ। जैसे ही रमाजी ने फ्रिज में से दूध निकाला, सीमा झट से किचन में आई और बोली, ओए बुढ़िया, तुझे पता भी है आजकल दूध के दाम कितने बढ़ गए? तुझे क्या मालूम, घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां जो तोड़ती रहती है। अब तो बहू सीमा रमाजी के एक एक निवाले का हिसाब रखती और काम कमर तोड़ करवाती, लेकिन बेचारी रमाजी अब तक ना कहती। अगर कभी उनकी तबीयत खराब भी होती तब भी मजबूरन काम करना ही पड़ता था, वरना उन्हें उस दिन भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन रमाजी को सचमुच तेज बुखार था और वह हाथ पैर और पूरे शरीर के दर्द से करहा रही थी। उसी दिन सोनी भी उनके घर आई हुई थी। सीमा ने रमाजी से घर के काम करने को कहा तो वह काम नहीं कर पाई और कमजोरी के कारण थर थर कांपते हुए वही लुढ़क कर गिर गई। फिर तो सीमा ने उन्हें इतना भला बुरा कहा और अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तभी सोनी के मन में लालच आया कि क्यों ना माँ को अपने साथ अपने घर ले जाया जाए, ताकि पापा के पेंशन के पैसे भी मिलते रहेंगे और वह घर भी अपने नाम करवा लेगी। उसने अपनी माँ को उठाया और रोती हुई बोली, भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? माँ की हालत देख रही है, माँ को कितना बुखार है और आप इनके साथ ऐसा जुल्म कर रही हैं। आपको ऐसा करते शर्म नहीं आती क्या? भगवान ना करे आपका भी एक बेटा है, आपकी बहू भी अगर आपके साथ ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? कहकर वह अपनी माँ को उठाकर बड़े प्यार से उनके कमरे में लेकर गई, उनके लिए खाना लाई, उन्हें खाना खिलाया और उनकी कंघी करके साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें घर ले गई। रमाजी सोनी को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। सोनी रमाजी को डॉक्टर के पास लेकर गई और उनका वहां इलाज करवाया और उनकी खूब सेवा की। कुछ ही दिनों में रमाजी एकदम ठीक हो गई। अब तो रमाजी सोनी के घर के सारे काम करने लगी। सोनी अब कुछ ना कुछ बहाने बनाकर या तो अपने कमरे में आराम फरमाती या शॉपिंग करने बाजार चली जाती। धीरे धीरे 3 महीने हो गए रमाजी को सोनी के घर में रहते हुए, लेकिन बेटा बहू ने एक बार भी
उनके बारे में पूछा तक नहीं। एक दिन सोनी कुछ कागज लेकर आई और कहा, माँ, ये कुछ कागज पापा के ऑफिस से आए हैं, इन पर आपके साइन चाहिए, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये बात मोनू ने भी कही थी। तो रमाजी ने कहा, हाँ बेटी, मोनू ने भी यही कहकर एक बार मुझसे साइन करवाए थे। ला, मैं साइन कर देती हूँ। सोनी माँ की बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मोनू ने कौन से कागज पर साइन करवाए होंगे, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा, चुपचाप साइन करवा लिए। लेकिन जब जांच पड़ताल करवाया तो पता चला कि मोनू ने तो सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। सोनी को मोनू पर बहुत गुस्सा आया। अब तो सोनी के तेवर माँ के प्रति बदल गए। अब वे अपनी माँ से चिढ़ने लगी, उन्हें बात बात पर पहले की तरह ताने देने लगी। रमाजी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उनकी बेटी उससे इतना चिढ़ने लगी है। अब तो सोनी को अपनी माँ की शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। अब वह उन्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने एक दिन कहा, माँ, चलो हम हरिद्वार चलते हैं। तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना माँ तीर्थ स्थल घूमने की। अब आपकी उम्र भी हो चली है। अब अपनी जिंदगी के अंतिम दिन, अंतिम समय में कुछ पुण्य कमा लो। माँ रमाजी सोनी की बातें सुनकर बहुत खुश हुई और हरिद्वार जाने के लिए फौरन तैयार हो गई। सोनी ने उनका और अपना बैग लिया और निकल पड़ी हरिद्वार की ओर। वहां जाकर सोनी 2 दिनों तक अपनी माँ को सभी जगह घुमाती रही और तीसरे दिन रमाजी को एक आश्रम में सोती हुई छोड़कर चुपचाप अपना बैग लेकर अपने घर वापस आ गई। जब रमाजी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सोनी उनके पास नहीं है, तो वह इधर उधर ढूंढने लगी। तभी उन्होंने देखा कि सोनी का बैग भी उनके पास नहीं है, तो उन्हें समझते देर न लगी कि वह उन्हें छोड़कर चली गई है। फिर भी उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए अपने आसपास के लोगों से पूछा, तो कुछ लोगों ने बताया कि उनकी बेटी तो बहुत पहले यहाँ से जा चुकी है। रमाजी फफक फफक कर रो पड़ी। फिर कुछ सोचते ही उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे ना ही अपने बेटे के पास वापस जाएंगी और ना ही बेटी के पास। लेकिन अब वे क्या करें, ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी धीरे धीरे अपने आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा एक होटल में एक बुजुर्ग सबके प्लेट उठा रहे थे और दौड़ दौड़ कर सबको नाश्ता सर्व कर रहे हैं। तो उनके मन में भी उत्साह दौड़ गया कि जब ये बुजुर्ग इतना काम कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर क्या था, उस होटल के काउंटर के पास गई और वहां जाकर बोली, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे जोरों की भूख लगी है। मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आई थी, लेकिन ना जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई, मुझे मिल नहीं रही है। क्या मुझे काम के बदले खाना मिल सकता है? काउंटर में खड़े लड़के ने कहा, ठीक है अम्मा जी, मैं मालिक से पूछकर बताता हूँ। और वह लड़का जाकर अपने मालिक को ये सब बातें बता दिया। तो मालिक ने तुरंत ही हाँ कह दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनका जो सबसे अच्छा कुक था उसे मालिक की कहा सुनी हो गई थी, तो वह उनका काम छोड़कर जा चुका था। उस होटल के मालिक ने सोचा, बुढ़िया है, कम से कम सब्जी तो काट कर देगी। रमाजी ने उस होटल में भरपेट खाना खाया और लग गए अपने काम में। 1-2 दिन तो उन्हें वहां का तौर तरीका देखा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने वहां के मालिक से बात की और कहा, क्या मैं अपने तरीके से यहाँ की रसोई संभाल सकती हूँ? मालिक ने कहा, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकती हैं, लेकिन याद रहे हमारे कस्टमर को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रमाजी ने बाकी सारी व्यवस्था अपने कंधे पर ले ली। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि सारे लोग उन्हें अम्मा जी कहते नहीं थकते थे। अब तो उस होटल में सारा नाश्ता खाना इतना स्वादिष्ट बनने लगा
कि उनकी कमाई दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार आया। होटल में मिठाई से लेकर नाश्ता कम इतना ऑर्डर आया कि होटल के सारे कर्मचारी दिन रात काम में लगे रहे। रमाजी ने भी कड़ी मेहनत की। जब दीपावली का त्योहार खत्म हो गया तब सभी कर्मचारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन वहां अकेली रह गई सिर्फ अम्मा जी, जो कि काम की अधिकता और अकेलेपन के कारण बीमार पड़ गई। उसी होटल में एक लड़का भी काम करता था। उसका नाम मोहित था, जो मैनेजर की पोस्ट पर था। वह भी अकेला रहता था। उसने रमा जी को अस्पताल ले जाने में मदद की और वह दिन रात उनकी सेवा करता रहा। और जब तक वह अस्पताल में रही वह उनसे इधर उधर की बातें करता रहा ताकि उनका मन लगा रहे। उनके परिवार के बारे में पूछा तो रमा जी ने रो रो कर सारी बातें बता दी कि किस तरह से उनके सौतेले लालची बेटे बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब मोहित को समझते देर लगी कि ये मेरी ही दादी है, इसे मेरी बुआ ने मर गई कह दिया, जिनका दोनों भाई बहन ने श्राद्ध भी कर दिया। अब मोहित ने रमाची को भी सारी सच्चाई बता दी कि उसने भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, क्योंकि जब से उसकी माँ ने उसकी दादी को घर से निकाल दिया था तब से उसका मन घर में रहने का होता ही नहीं था। इसलिए उसने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आज यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मुझे यहीं रहने और खाने की सुविधा भी दी जा रही है। दादी, अब आप मेरे साथ रहेंगी। उस दिन से रमा जी मोहित के साथ रहने लगी। उधर सीमा के पिता ने 2 नंबर का काम करके जितने पैसे कमाए थे सब पकड़ा गया, जिसके कारण उसके पूरे परिवार को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। अब सीमा को खर्च करने के लिए कहीं से पैसे नहीं मिलते थे, तो उन्होंने यहाँ वहां से इतना कर्ज ले लिया कि उनका घर भी नीलाम होने वाला था। उसी दिन मोहित रमा जी को लेकर वहां गया। जब सभी लोग बोली लगा रहे थे तब अंत में बोली रमा जी ने लगाई। वह मकान लगभग 1 करोड़ का था, लेकिन रमा जी ने 2 करोड़ की बोली लगाई, जिन्हें देखने के लिए सभी की नजरें पीछे हो गई कि ऐसा कौन सा शख्स है जो इतनी बड़ी बोली लगा रहा है। रमा जी ने वही तुरंत पैसों से भरा बैग पटक दिया और कहा, आज से घर मेरा हुआ और ये घर अभी के अभी खाली होना चाहिए। मोनू और सीमा अपनी माँ को महंगी साड़ी और चमचमाती कार में आता देखकर दंग रह गए और इतने पैसे कहाँ से आई यही सोच सोच कर दंग रह गए। तभी रमा जी ने उन लोगों को बताया कि उनके पति मोहन जी ने उनके नाम की एफडी करवाई थी, जो कुछ दिनों पहले उसकी अवधि पूरी हुई है, जिसमें उन्हें पूरे 3 करोड़ रुपए मिले हैं और 1 करोड़ आज भी उनके पास है। दोनों बेटी बहू को फिर से लालच आ गया और वे दोनों रमा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी कि माँ, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन रमा जी ने उनकी एक न सुनी और मोहित से कहा, मोहित, ये लोग कौन है? तूने पहचानता है क्या? मोहित बोला, नहीं दादी, मैं भी नहीं पहचानता इन्हें। हाँ तो देख इस बात की, थक्के मारकर निकाल लो यहां से इनको। कहती हुई रमा जी अपने घर के अंदर चली गई और अपने पुराने नौकर काका, जिसने उन्हें नीलामी पेपर लाकर दिए थे, उसके हाथ में घर की चाबी देकर बोली, काका, अब आप ही इस घर की देखभाल करना। उधर सोनी के पति ने भी कुछ ऐसा ही कांड किया था। जुआ खेलकर अपनी सारी संपत्ति हार गया था और किराए के मकान में गए लोग रह रहे थे। सोनी ने जब सुना उनकी माँ के पास करोड़ों रुपए हैं तो वह भी रोते धोते माँ के पास पहुंची और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। माँ, अब आप ही कुछ कर सकती हो। माँ, आपको उस नौकर को इतना बड़ा घर देने की क्या जरूरत है? माँ, आप हमें इस घर में रहने के लिए दे दीजिए। माँ, अब तो आप बहुत पैसे वाली हो गई है ना, प्लीज माँ, कुछ मदद कर दीजिए हमारी।
रमा जी बोली। अरे तुम कौन हो बेटी? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। तुम कहाँ रहती हो? वैसे मैं आजकल अजनबियों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती हूँ। और जो तुम काका को नौकर कह रही हो ना, वास्तव में ही यही मेरे अपने हैं बेटा। इन्होंने ही मुझे अपना समझा, जिन्हें इतने रूपों का थोड़ा सा भी लालच नहीं रहा। और तुम्हारे पिता द्वारा किए एफडी के पेपर मुझे लाकर भी दिए उन्होंने, वरना मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र लाकर वह खुद इन रुपयों को निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और सुनो, तुम्हारे बाबा वास्तव में इनके ऊपर इतना विश्वास करते थे, इसलिए मेरे नाम की एफडी करवाकर इनके पास सुरक्षित रखी थी। उन्हें मालूम था कि उनकी नालायक औलाद एक ना एक दिन अपनी माँ को जरूर धोखा देगी। तो अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पिताजी के विश्वास को कैसे तोड़ सकती हूँ? और रहा सवाल मेरे रहने का, तो मैं खुश हूँ अपने मोहित के साथ। चलो मोहित, कहकर रमा जी मोहित के साथ उसकी चमचमाती कार में बैठकर चली गई। उनके बेटा बेटी मुंह लटकाए सिर्फ देखते रह गए। तो दोस्तों, कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। बस यही हुआ रमा जी के लालची बेटे और बेटी के साथ। इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना उसका परिणाम कितना भयंकर होगा सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्स को सब्सक्राइब कर दें। मेरे अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।